ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आज हम लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लोकसभा सीटों की पूरी गणित भी आपको लगातार समझा रहे हैं। साथ ही साथ मुद्दों की भी बात हो रही है और किन मुद्दों पर कितने लोग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रविंद्र सिंह सपा और के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं संजय यादव जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ा सवाल इसलिए कि विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है, लगातार कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में कुछ गुणागणित किया जा रहा है। आरएलडी प्रमुख ने कहा है कि नकारात्मकता फैलाई जा रही है एक तरह से। और हरिद्वार में तो अजीब ही घटना आज सामने आ गई। एक मतदाता मतदान करने पहुंचा और उसने ईवीएम ही तोड़ दी। तो सबसे पहला सवाल कि नकारात्मकता क्या इतनी फैल गई कि एक मतदाता ईवीएम तोड़ने पर मजबूर हो गया? सवाल है गरिमा दसोनी जी से, किस रूप में इसे देख रही हैं? विपक्ष का संशय या मतदाता का भ्रम? जी, हरिद्वार की घटना है, आप उत्तराखंड से ही हैं जी। गरिमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप हेडफोन निकाल दें मोबाइल से तो शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। जी गरिमा जी, चलिए। गरिमा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लोकतंत्र का महापर्व है, पहले चरण का मतदान जारी है। अब 102 सीटों पर मतदान हो रहा था, लेकिन बस्तर लोकसभा सीट का मतदान 3 बजे खत्म हो गया, तो अब 101 सीटों पर मतदान जारी है। तो अब हम अपना रुख करेंगे, अपने मेहमान के विश्वदेव राय की तरफ जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये दोनों घटनाएं, एक तरफ जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष नकारात्मकता फैला रहा है, तो क्या विपक्ष ने इतनी नकारात्मकता फैला दी कि हरिद्वार में एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक मतदाता इतना नकारात्मकता उसके अंदर भर गई ईवीएम के प्रति कि वो तोड़ने पर उतारू हो गया? जी जयंत जी, एक हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कल जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। जी जी गरिमा जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आ रहे हैं आपके पास भी। जी 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 विश्वदेव राय जी, जी जारी रखिए। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बोला कि किसी भी तरीके से ईवीएम पे कोई हैकिंग नहीं हो सकती, कोई चीजें उलटफेर नहीं की जा सकती। इसके बावजूद विपक्ष और ऐसी बातें बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और उनके लड़ने और उनकी बात करने के तरीके में कभी उनको ईवीएम ठीक लगती है, कभी गलत लगती है। तो एक विचार होना चाहिए उनका कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप जनता को भ्रमित करेंगे तो ये गलत है। आपकी जो पार्टी के वर्कर हैं, आपकी जो पार्टी के लोग हैं, आपके जो पक्ष में वोट करते हैं, जनता जनार्दन जो विपक्ष के पक्ष में वोट करती है, उनको एक गलत मैसेज जाता है, उनको चुनाव के बारे में ही गलत बातें हो जाती है। इसमें देवेंद्र जी कुछ न कुछ ठोस बातें, विचार, जैसे जो बहुत सीनियर वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, या इन सब लोगों से चर्चा करनी चाहिए और इन लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है, तो एक तो ये सब जुडिस मामला है, इस पे इतना बयानबाजी नहीं होनी है। पहली चीज, इस पे मीडिया रिपोर्ट्स भी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एक रिजर्व किया है। तो जजमेंट जब देगा विषय में बात करें, तब हम आगे उस पर चर्चा कर सकते हैं। और यही चीज राजनीतिक पार्टियों को भी करना चाहिए।
ये चुनाव चालू हो चुका है। ये पुलिस अफसर द्वारा ये कृत्य किया गया। अब हम पुनः अपनी डिबेट की ओर रुख करते हैं और जो सवाल के विश्वदेव राय जी आपसे हमने किया था उसी से संबंधित की ईवीएम से संबंधित आपने कोर्ट की बात की थी और कोर्ट में जो भी स्थितियां हैं उसको आपने बताया था। अब हम थोड़ा सा दसोनी जी के पास चल रहे हैं, गरिमा दसोनी जी के पास, और सवाल वही है कि जयंत चौधरी ने कहा है कि विपक्ष नकारात्मकता फैला रहा है, तो क्या उसी नकारात्मकता का परिणाम है कि हरिद्वार में एक मतदाता ने ईवीएम तोड़ दी? मेरी आवाज आ रही है एंकर महोदय? जी 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 जी। देखिए, जैसा कि मैं कह रही थी कि जयंत चौधरी को तो यही पता नहीं है कि वो है किस पाले में। अभी कुछ दिन पहले तक जयंत चौधरी को भी उसी में ईवीएम में परेशानी दिखाई पड़ रही थी। अचानक से जब पाला बदला है तो ईवीएम में सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। जो आज हरिद्वार की घटना आप यहाँ बार बार बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरह, उसे मैं जनता के गुस्से के रूप में देखती हूँ, उदासीनता के रूप में देखती हूँ, जो छलावा पिछले 10 साल से उसके साथ हो रहा है उसके रूप में देखती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने पूरे प्रदेश को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को छला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इन वेटिंग थे, बड़े बड़े टॉल प्रोमिसेस किए, बड़े बड़े दावे और वादे किए जिन पर वो खरे नहीं उतरे। और ईवीएम पर ये बुजुर्ग ने नाराजगी नहीं दिखाई है। ईवीएम पर सबसे पहली नाराजगी तो भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाई है। तो सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से किया जाना चाहिए। आज प्रियंका जी के बयान पर इतना बवाल हो रहा है, लेकिन प्रियंका जी ने जो बयान आज दिया, आज से कई साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी किताब में लिख दिया था और बार बार वो इस बयान को देते हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैन बी हैक। और इसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता का और नेताओं का क्या कहना है, पहले तो उनको अपनी बात साफ रखनी चाहिए। मसूरी के 7 गांवों ने वोट देने से इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया है 7 गांवों के लोगों ने। तो ये फेलियर है सरकार का, सिस्टम का और आज के परिस्थितियों का कि आज वोटर वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से ज़ार-ज़ार महसूस कर रहा है। उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी धार्मिक भावनाएं भड़काई गई तो कभी सेना की आड़ ली गई, अपने फेलियर्स को छुपाने का प्रयास किया गया, मुद्दों पर कभी बात नहीं हुई, बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं हुई, रुपया इतना नीचे 83 रुपया क्यों चला गया प्रति डॉलर, ये नहीं बात हुई, किसानों के लिए कील क्यों लगाई गई, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं उनको आतंकवादी और खालिस्तानी क्यों कहा गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं हो रही, मणिपुर जल रहा था कोई चुप क्यों था, ये बात नहीं हुई, महिला कुश्ती पहलवानों की बात नहीं हुई, क्यों हाथरस, कठुआ और अंकिता भंडारी जैसी बात नहीं हुई, पेपर लीक आज सबसे बड़ा दंश बन चुका है, उस पर बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो जो बुजुर्ग ने किया उसे मैं सही नहीं मानती, किसी सूरत में वो जस्टिफाइड नहीं है जो उन्होंने किया, क्योंकि आप लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप चुनाव का मजाक नहीं उड़ा सकते, वो उल्लंघन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। लेकिन मैं उसे गुस्से के रूप में भी देखती हूँ और ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अगर मतदाता के दिमाग में संशय आ रहा है अपनी सरकार को लेकर, अपने देश की कार्य प्रणाली को लेकर, तो ये अपने आप में कोई अच्छे संकेत नहीं है। जी, अपने आप में कोई अच्छे संकेत ये नहीं है और इस तरह की अगर जो बातें सामने आ रही हैं तो अच्छे संकेत नहीं हैं, वास्तव में अच्छे संकेत तो वास्तव में नहीं हैं। लेकिन इसे सपा किस रूप में देखती है ये भी जान लेते हैं। रविंद्र जी। जी रविंद्र जी आ गए हैं। देवेंद्र जी, शुरुआती रुझान आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआती रुझान है ये। गृह मंत्रालय में आग लग गई। हाँ नहीं, गृह मंत्रालय में आग लग गई, वित्त मंत्रालय में आग लग गई। नरेंद्र मोदी जी का फोटो देके प्रचार किया था इन लोगों ने अपने, उस पे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। ये शुरुआती रुझान है। 3 बजे तक लगभग हमारे जो 8 सीटें हो रही हैं उस पे एवरेज 48% मतदान हो चुका था, जबकि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर अभी एसटी हसन साहब कह रहे थे प्रशासन मतदान करने से रोक रहा है। वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं, पीठासीन अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, बूथ पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने कब्जा कर रखा है। तो इन सब चीजों का ना तो प्रशासन संज्ञान ले रहा है। जो मुख्य चुनावी मुद्दे थे, मुख्य चुनावी मुद्दे इन 8 सीटों पे किसान था बेसिकली,
जिसका आवारा पशु और इन किसान के बच्चे ही अग्निवीर जाते थे, तो ये भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस पे ना भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रही है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। इसके साथ तो तमाम मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता। जैसे 8 में से इससे पहले हम 5 सीटें जीते थे, अब की 8 का 8 जीतेंगे। रही बात बार बार आती है जयंत जी की, तो जयंत जी को जब 2 मंचों पे नहीं चढ़ने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो यहां तक कि राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने भी कह दिया कि भैया मैं तो ना दूं ऊँट कमल के फूल पे। राजपूतों ने कह दिया कमल का फूल हमारी भूल। जाटों ने भी विरोध कर दिया, सैनियों ने विरोध कर दिया, त्यागियों ने विरोध कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से। जैसे जैसे पूरब में बढ़ेगी वैसे वैसे साफ होती चली जाएगी। धन्यवाद। यानी कि ये तात्कालिक रुझान के रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी भी है बीजेपी से। जी जवाब दीजिए आप। देखिए पत्रकार महोदय, आज जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महापर्व का जो चुनावी शंखनाद है वो शुरू हो चुका है। और आज जो है देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर जो है मतदान जारी है। और यहाँ अभी एक मैडम बैठी थी, हमारी बहन जी बैठी थी, और हमारे जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है ये भी, इनकी बात भी मैंने सुनी। इन्होंने शायद ये देखा नहीं, सुबह से मैं टीवी पर बैठा हूँ और मैं डिबेट में बैठा हूँ और देख भी रहा हूँ कि मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। और जो वहां के जो रिपोर्टर, स्थानीय रिपोर्टर है, वो बात कर रहे हैं वोटरों से जो वोटिंग करके आ रहे हैं बाहर। उनका एक ही कहना है कि हमने जो वोट दिया है वो देश के विकास के नाम पर वोट दिया है, देश की गारंटी के ऊपर विकास, देश की गारंटी के ऊपर वोटिंग। लेकिन हरिद्वार की घटना पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए हरिद्वार की घटना क्या हुई, देखिए जो व्यक्ति ने जो ईवीएम पर जो आप बता रहे थे ईवीएम तोड़ी है उन्होंने, क्या रहा क्या नहीं रहा मेरी जानकारी में वो है नहीं। और उसकी जब बात आएगी निकल के तो उस पर ही बात की जाएगी। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसमें। जो भाई देखिए हर कोई आजाद है, यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक तरफ विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र ही नहीं बचा देश में। अगर लोकतंत्र नहीं बचता तो आज ऐसा होता जैसे हरिद्वार में हुआ है। यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर किसी को आजादी है अपनी बात करने की, अपनी बात रखने की। अब यहाँ बात चल रही थी ईवीएम की, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किसानों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। देखिए बेरोजगारी की बात करें हम यदि पत्रकार महोदय, तो बेरोजगारी संवेदनशील मुद्दा है, आपसे नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से है ये। लेकिन मैं तो इसमें 14 में चलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अवधेश जी, तो हम पुनः इनका जवाब दे दूं? जी अगर जो जवाब देना चाहें तो जल्दी से दीजिए, क्योंकि बारी तो संजय जी की है, लेकिन आप जवाब देना चाहती हैं तो जरूर। देखिए कितने फूहड़ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको यही नहीं पता कि लोकतंत्र का इस ईवीएम वाली घटना से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रवक्ता महोदय, वो हिरासत में जा चुके हैं, आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया है। और आप कहीं ना कहीं एंडोर्स कर रहे हैं उनकी गतिविधि को कि देखिए लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कोई हमारे वहां ईवीएम भी तोड़ सकता है। आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए जैसे मोदी सरकार में कोई ईवीएम तोड़ सकता है, लेकिन वो आजाद नहीं घूम रहा है, वो आदमी, उसको हिरासत हो चुकी है। तो ये कोई लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि किसी ने ईवीएम तोड़ दिया है। तो कम से कम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए, शब्दों का चयन करिए। लोकतांत्रिक खूबसूरती इसमें होती है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एकता के सौहार्द के एक माला के रूप में जब रहते हैं, उसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं। जब विपक्षी दल के मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे ना होकर सत्तारूढ़ दल के नेता जो भ्रष्टाचारी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, नितिन आपका अजीत पवार, दुनिया भर के जो आपके नेता जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, त्रिवेंद्र रावत, इनको भी जेल करते वो लोकतंत्र की खूबसूरती होती कि सबके लिए एक नियम एक बराबर। अब आप सुबह से टीवी में बैठे या कल रात से टीवी में बैठे ये तो हमको नहीं पता,
लेकिन हाँ, शब्दों के चयन में आप गड़बड़ कर दे रहे। ये पक्का पता है कि इस ईवीएम की मशीन के टूटने का लोकतंत्र की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक गारंटी आपको दे दूं, यूपी की 8 सीटों में से 2 सीटें आप ले गए थे, एक पीलीभीत था, एक मुजफ्फरनगर था, और रामपुर को आपने उपचुनाव में जीता था। अब की बार इन 8 सीटों में से आप एक भी सीट ले जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, राजनीति छोड़ने और चैलेंज करने की बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन अब हम आना चाहेंगे संजय यादव जी के पास, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय यादव जी, जहां तक ईवीएम के तोड़े जाने की बात है, इसे आप किस रूप में देखना चाहेंगे? हालांकि अदर पार्टियों ने अलग अलग तरीके से देखा है इसे, तो वास्तव में आप एक पत्रकार के रूप में किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, चुनावी जो आचार संहिता है और कानून के अनुसार ये एक गलत कार्य है, परंतु क्या है कि कहीं न कहीं जो इस देश का मतदाता है तो ये कहीं न कहीं उसका एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको गुस्सा दिखता है, सिंबॉलिक है वो। अब उसको हम गलत कहें या सही कहें, कहीं कहीं लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए संजय जी, आपकी आवाज़ शायद हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अब रुख करेंगे एक और घटना की। ये घटना एसटी हसन, जो कि सपा से सांसद हैं, इनसे है, और इन्होंने अभी जो बयान दिया है, उस बयान में साफ साफ इन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। क्या मतलब है ये इसका? यहाँ अगर जो इस बात का अगर जो जिक्र किया जा रहा है, तो रविंद्र जी, हम सवाल आपसे ही करेंगे, क्योंकि सपा से सांसद हैं ये एसटी हसन जी, और इन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों इन्होंने बयान दिया है? क्या अन्य महिलाओं को या अन्य वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर परेशान नहीं किया जा रहा है? जी, अगर परेशान किया जा रहा होगा तो अन्य महिलाओं को भी परेशान किया जा रहा होगा। रविंद्र जी, जी रविंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी, सवाल तो वही है, एसटी हसन जी ने जो बातें कही कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, केवल मुस्लिम महिलाओं को ही परेशान किया जा रहा है? देवेंद्र जी, वहां मामला क्या था पहले ये समझना पड़ेगा जी। एसटी हसन साहब अपना एक दफ्तर चलाते हैं अपने घर के अंदर ही। वहां पर ये कंप्यूटर एक रखा था, वहां पर ये पर्चियां निकाल रहे थे, वोटर स्लिप जिसे कहा जाता है। वहां पर एक पुलिस वाला आया, 2 स्टार का वाला, वो इंस्पेक्टर था, उसने वीडियोग्राफी करी और उसे वहां पर इनका जो कहना है कि अभद्रता करी उनके स्टाफ से। इनके स्टाफ ने भी वहां वीडियोग्राफी करनी चालू कर दी, तो वो चला गया वहां से। इसकी एक रिपोर्ट बनकर इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट भेज दी गई उसकी। इसके आगे एक कई जो वहां की जो उसके बगल की सीट है एक आसन वाली, वहां और यार इनकी रुचि वीरा वाली सीट, दोनों पे एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि बुर्का पहन के जो महिलाएं आ रही है वोट डालने, उनका आईडी चेक किया जा रहा है, और आईडी चेक करने के लिए उनको महिला पुलिस द्वारा ही उनका बुर्का उठा के उनकी शक्ल वेरीफाई करी जा रही, जो इलेक्शन कमीशन हमेशा से करता चला है, कोई नई बात नहीं है उसमें हर सिक्योरिटी चेक में ऐसा होता है। उसी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को कहीं अभद्रता करी जा रही है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। जो ग्राउंड पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया है, संज्ञान में नहीं आया। तो इस मामले में तो कहा ही जा सकता है। बाकी अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो सामने जरूर आएगा, उजागर जरूर होगा। रविंद्र जी से हम ये जवाब लेना चाहेंगे, अगला जवाब आपके। देखिए जो ये कह रहे हैं, जिसको आपने सुनवाया, वो कह रहे हैं हम ग्राउंड पे जायजा ले रहे हैं, और हसन साहब कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में घुस के पुलिस वाले ने मेरे कंप्यूटर के संग छेड़छाड़ कर। तो नेचुरल सी बात है कि हसन साहब के साथ जो हुआ
वो इन महाशय ने नहीं देखा, क्योंकि ये तो इनके हिसाब से ये तो फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं, जो हसन साहब ने कहा उसी के आधार पर ये बातें हो रही हैं कि हसन साहब ने जो कहा, नहीं हसन साहब ने जो कहा सांसद का जो प्रोटोकॉल है वो तोड़ा गया है जी। तो यहाँ पर ये महिलाओं की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो जो अफसर है, दरोगा है, ये तो इसकी धृष्टता कहेंगे कि ये सांसद का प्रोटोकॉल नहीं जानता और इस तरह से नियमों के खिलाफ जाकर के उसने काम किया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें महिलाएं कहां से आ गई? महिलाओं की जहां तक बात, अगर जो है नहीं, अगर जो नहीं गरिमा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अगर जो आईडी, जो भी आईडी है, पहचान पत्र है, अगर उससे चेहरे मिलान करना क्या महिलाओं को परेशान करना है? नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो लोकसभा संसदीय सीट की महिलाएं हैं उनके, उनमें से कईयों के नाम, आपको शायद उनका बयान ठीक से सुना नहीं, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में से कई महिलाओं के नाम गायब हैं। जी जी। इसलिए मैं अपने कंप्यूटर में चेक कर रहा था कि मेरे वोटर, उनके कंप्यूटर में उनकी वोटर लिस्ट फीड होगी, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में चेक कर रहा था कि किस किस महिला को परेशानी हो रही, किसका नाम कटा है। तो ऐसे में वो जबरदस्ती मेरे कंप्यूटर के संग छेड़खानी करने लगा। ये उनका कहना है। जी बिल्कुल। अब महिलाओं का अगर चेहरे का मिलान हो रहा है, वो तो हमारा भी होता है। वो तो आधार कार्ड से मिलान, चाहे एयरपोर्ट चले जाए, चाहे पुलिस स्टेशन चले जाए, मिलान हमारा भी होता है। और तो एक पुलिस अफसर का गरिमा जी, एक पुलिस अफसर का सांसद के दफ्तर में घुसना, उसके कार्यालय में घुसना, वास्तव में ये दुष्टता है और वास्तव में उसने अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया है और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों में प्रवेश कर गया है। तो इसके लिए तो उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं महोदय, आप समझ नहीं रहे हैं। ये चुनाव इसी लिहाज से तो महत्वपूर्ण है जी। लोकतंत्र को, संविधान को जिंदा रखना है। हम क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि यहाँ कुछ भी कानून से नहीं चल रहा है इस देश के अंदर जी। आपको क्या लगता है केवल हेमंत सोरेन और केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? नहीं, देश में क्या भाजपा का कोई विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा आपको भ्रष्टाचारी जी? वो क्यों नहीं है कि राजनीति हो रही है, इलेक्टिव राजनीति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब ले लीजिए। इसका जवाब अवधेश उपाध्याय जी ही देंगे जी। इसका जवाब अवधेश उपाध्याय जी देंगे। मीडिया भी उन्हीं का गुणगान कर रही है और पूरा प्रशासनिक अमला भी उन्हीं का गुणगान कर रहा है जी। कानून रह कहाँ गया देश के अंदर? ये जो जंगल राज है, इसी के खिलाफ तो इस चुनाव में हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है अवधेश उपाध्याय जी देंगे। अवधेश उपाध्याय जी जी। देखिए देव जी, पहले मेरा फोन कट गया था, कहीं मैं जवाब दूंगा। और अभी जो बहन जी हैं, ये इनका परिचय मुझे पता नहीं कहाँ है। नहीं, गरिमा दसोनी जी हैं, उत्तराखंड से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं जी। मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड कांग्रेस भाई जी जी जी। और उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी भी हूँ जी जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने जो बात करी, जो अभी चल रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, उन्होंने भी बात रखी थी, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए आज के समय में मैं बताऊं आपको, बेरोजगारी जो मुद्दा है वो अब से नहीं है, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है तब से चला आ रहा है। लेकिन तुमने 45 साल का तोड़ दिया ना, तुमने 45 साल का तोड़ दिया और 35 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई करा करो, होमवर्क किया करो। केंद्र सरकार में 35 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं और जहां जहां आपकी सरकारें चल रही हैं वहां पेपर लीक हो रहे। युवा अगर अपना अधिकार मांग रहे तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। बता रही हैं, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। आपको ये नहीं पता चर्चा कैसे होती है। कोई बोल रहा होता है, बीच में नहीं बोलते हैं। आपने कहा साल से है। आप पहले चर्चा करने आई हैं, चर्चा करने की मर्यादा सीखिए। कैसे डिबेट होती है, डिबेट का प्रारूप क्या है, चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है, किस प्रकार से चर्चा की जाती है। आप बीच में बोल पड़ते हैं। आप हमसे कहते हैं 70 सालों में सम्मानित है। हम 70 साल में जिस सिलेंडर पर 500 का नहीं पहुंचा पाए, आपने 1200 पहुंचा दिया। ये तो चुनावी सिलेंडर है जो 900 में मिल रहा है। ये चुनावी पुलाव है। बोलिए। असल में तो हमने पिछले 5 साल में 1200 का सिलेंडर लिया। तो आप हमसे पूछते हैं हमने 70 साल में क्या किया? हमने दाम नहीं बढ़ाए, आटा दाल दही पर
किसानों के उपकरणों पर जीएसटी नहीं लगाया। चलिए अब जवाब ले लीजिए अवधेश उपाध्याय जी, जल्दी से। हो गई बात पूरी तो मैं बोलूं बहन जी? जी गलत आंकड़े मत देना, नहीं तो टोकूंगी। आपने कहा कि ये बेरोजगारी तो सालों साल से है देश के अंदर, आपको पता ही नहीं कि आपकी सरकार ने 45-50 साल का आंकड़ा पार कर दिया है। आपको बहुत पता है, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ज्ञानी है, मैं बता रहा हूँ आप। आंकड़े गलत मत रखिएगा, नहीं टोकूंगी। फिर बोल रही है ये आप काम कीजिए, या तो इनसे बात कराइए आप, या ऑडियो स्पीकर जो बंद कराइए आप अपनी बात रखिए अवधेश जी। गरिमा दसोनी जी निवेदन है, जरा बात रख लेने दीजिए अवधेश जी को। श्योर, मैंने कहा झूठ मत बोलना जी जी। अपने नेता की तरफ। अवधेश जी अपनी बात रखिए आप। चलिए अवधेश जी से संपर्क टूट गया, तो रुख करेंगे हम पुनः संजय यादव जी के पास जाना चाहेंगे हम। और सवाल तो वही है कि एक तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को, एसटी हसन जी के ही जो बयान है उसी पर हम पुनः आते हैं। महिलाओं की बात उन्होंने की है, महिला सम्मान की भी एक तरह से कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। और साथ ही साथ गरिमा दसोनी जी ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि एक दरोगा एक सांसद के ऑफिस में जाकर के घुस जाता है और उनके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो कानून का तो मसला है। ये कानून का मसला, कानून का उल्लंघन है और कानून का रखवाला कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात एक तरह से कही जा सकती है, जो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। और वही लोकतंत्र बचाने का काम जो है विपक्ष बार बार कह रहा है। क्या कहते हैं आप ये सारे नजरिए को देखते हुए? निश्चित रूप से देवेंद्र जी, ये जो एक कृत्य है ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है, सांसद का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है और उस जो भी वर्दीधारी व्यक्ति था, पुरुष था, तो उसके लिए बड़ा ये चिंतनीय विषय है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये बाधा डालने वाली बातें होती हैं। यदि चुनाव में वो सांसद किसी अपने मतदाता का स्लिप निकाल के दे रहा है या वेरीफाई कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है। और मुस्लिम हो महिला या कोई महिला हो, मतदाता होता है, तो उसकी समस्या का समाधान सरकार भी करती है, बीएलओ भी करते हैं, और व्यक्ति जो नेता होता है, सांसद होता है, वो भी उसकी हेल्प करता है। तो यदि वो हेल्प करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और इस प्रकार का कृत्य नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि हो सकता है ये तो एक ही बात निकल के आई है, पर हो सकता है देश में और भी जगह इस तरह की दबाव बनता हो, लोगों पे परेशान होते हो लोग कहीं ना कहीं, तो इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सांसद जी की बात ठीक है, मुस्लिम महिलाओं की बात अपनी तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनका क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है और मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है, परंतु अपन एक नॉर्मल वे में देखें तो ये गलत है। नॉर्मल वे में देखें तो ये गलत है, वास्तव में गलत तो गलत ही होता है। अब थोड़ा सा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ। यहाँ पर 5 लोकसभा जो सीट हैं वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और जो हमारे पास ताज़ा आंकड़े आए हैं उत्तराखंड के मतदान प्रतिशत के 45.53% यहाँ पर मतदान हुए हैं। अगर मतदान प्रतिशत की अगर जो हम बात करें, गरिमा दसोनी जी से सवाल है हमारा कि अगर ज़्यादा संख्या में यानी कि प्रतिशत में मतदान होते हैं तो उसे अपने पक्ष में मानेंगी या विपक्ष में मानेंगी? नहीं, देखिए, पक्ष विपक्ष तो बात है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मतदान बहुत अच्छा प्रतिशत मतदान का हो, क्योंकि उससे लगता है कि अभी लोकतंत्र जीवित है, देश जीवित है, उसके अंदर उत्सुकता है, उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति। पिछली बार 2019 में हिमाचल से 10% कम था उत्तराखंड का वोट परसेंटेज, जो कि बहुत शॉकिंग था, क्योंकि और हमारी भौगोलिक क्षमताएं एक बराबर है। नो डाउट कि हमारे वहाँ ग्रामीण अंचल में हमारे वहाँ पैदल चल के बूथों तक लोग जाना पड़ता है और गर्मी भी बढ़ गई है। ऐसे में कुछ लोग आलस के मारे नहीं जाते और कुछ लोगों को तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो अपने में ही खुश होते हैं। तो ये जो उदासीनता है ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है
जो हर एक को एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है, अमीर गरीब को, महिला पुरुष को, बड़े छोटे को, हर एक को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। और हर एक के मत का उतना ही मूल्य है, एक गरीब के मत का भी उतना ही मूल्य है जितना अंबानी के, अडानी के। तो इस समय आप पूरे 5 साल तो नीति निर्धारक जितने वो अधिकारी रहते हैं, नेता रहते हैं, लेकिन इस समय डिसीजन मेकिंग जो है वो पब्लिक के हाथ में आती है। इस समय बड़ा निर्णय आपको अपने हाथ में लेना होता है कि आपके ऊपर राज कौन करेगा या सत्ता कौन चलाएगा या देश को किस दिशा में जाना चाहिए। दोनों के मैनिफेस्टो आमने सामने हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं देश के अंदर और दोनों के मैनिफेस्टो अब है। एक का 13 दिन में तैयार हुआ, एक का 3.25 दिन में तैयार हुआ है। एक में 53 जगह पर मोदी की फोटो और 69 जगह पर मोदी का जिक्र है, बेरोजगारी का जिक्र के 2 जगह पर, और एक में मन की बात है और एक में जन की बात है। एक में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो अनुभव है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों के मन में कौतूहल है, वो लिपिबद्ध किए गए। और बेरोजगारी की एटलेंथ बात हुई है, महिला सुरक्षा की एटलेंथ बात हुई है। तो इस वक्त मौका है, ये मौका चूकना नहीं चाहिए किसी को भी, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। एक अवसर आपको मिला है अपने देश की राजनीति में बदलाव लाने का, उसको दिशा देने का, इतना सुनहरा अवसर तो किसी को गंवाना नहीं चाहिए। मैं नोटा को भी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती, प्रमोट नहीं करती जो लोग नोटा का बटन दबा के आ जाते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है नोटा का बटन होना ही नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी न किसी को तो आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि गई थी और पुनः नकुलनाथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आना चाहेंगे के विश्वदेव राय जी के पास और ये जानना चाहेंगे कि ये भिड़ंत क्या कहेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस से कार्यकर्ता बीजेपी में गए थे और क्या उन्हीं के बीच ये हुआ है? क्या ऐसी स्थितियां सामने आ गई? कमलनाथ जी देव जी, जो रपट आ रही है उस हिसाब से तो आपस में कुछ वाद विवाद हो गया है उन लोगों को। लेकिन मुझे लगता है ये छोटी घटनाएं हैं। ऐसे देखेंगे तो बंगाल में तो बहुत सी घटनाएं हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेचारे को मार दिया, बात यहाँ घटनाओं की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि कुर्सी के लिए यहाँ पर मतदान हो रहा है और कुर्सी एक दूसरे पर चल रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है। और यहाँ अगर जो देखा जाए कि नहीं, यहाँ देखा जाए कि अब कुछ दिन पहले जो बीजेपी के नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के हो गए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जो बीजेपी में गए हैं उनमें और जो अभी कांग्रेस में हैं, तो अगर ये भूतपूर्व और पूर्व की बात होगी तो ये कुर्सियां फेंकने का जो मामला है ये बहुत अच्छा नहीं है, इसे कहा जा सकता है। दोनों तरफ से थोड़ी सी एंकर महोदय ये जो महानुभाव बोल रहे थे ये कौन है? के विश्वदेव राय जी हैं। के विश्वदेव राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, तो लगा नहीं, इनकी बातों से लगा नहीं, क्योंकि इनको भाजपा का कार्यकर्ता जो पिटा वो तो बेचारा लग रहा है और टीएमसी वाले इनको पाकिस्तानी लग रहे हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि वो टीएमसी वालों ने मार दिया बीजेपी वाले कार्यकर्ता को बेचारे को, तो भाजपा वाले ही बेचारे होते हैं क्या राजनीतिक विश्लेषक साहब? लीजिए, बाकियों में जान नहीं होती, बेचारे पे ऑब्जेक्शन है हमारी बहन गरिमा दसोनी जी का, तो अब जवाब दे दीजिए। टीएमसी वाले मतलब क्या है? टीएमसी वाले इस देश के नागरिक नहीं है, टीएमसी के इस देश की पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल, जवाब दे लीजिए ना, जवाब लीजिए। ये विश्वदेव राव जी जवाब दीजिए। भाजपा वाला आपके गोद का लग रहा है, वो आपको बेचारा लग रहा है। लीजिए, जवाब दीजिए। शेम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? भाजपा का प्रवक्ता तो जग जाहिर है कि वो अपने नेता का बचाव करेगा, अपनी नीतियों का बचाव करेगा, अपनी सरकार का बचाव करेगा। हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं और हम उसकी विचारधारा का पूरा सम्मान करते हैं। तो कांग्रेस के हैं, वो भाजपा के हैं, उनका धर्म है उसका बचाव करना। लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषक फतेह रूपी बनकर आ जाते हैं, भाजपा की स्टेपनी बनकर आ जाते हैं, रख लेने दीजिए। पक्ष रख लेने दीजिए। अरे हिम्मत है तो सामने बोलो ना, भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के फॉलोअर हैं, आरएसएस के लोग हैं, सीधे बोलो। बहरूपिये किस लिए बनते हो?
राजनीतिक विश्लेषक मैडम मेरा तमीज में रह के बात करिए, ठीक है? मैं कोई आपकी बात सुनने आगे बैठा हूँ, समझ गए? बाकी देश के लोग आप लोग नेता अपने घर में रहिए और शमशान में नाश्ते लगाने के किसी लिए। पहली बात गरिमा दसोनी जी, समझ गए यार? आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर आप अपनी नेतागिरी अपने पास रखिए। मुझे देवेंद्र जी, मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। भाजपा के बेचारे कार्यकर्ता को मार दिया, कौन है? अरे आपने वीडियो देखा? आप क्या जानती है उसके बारे में? आतंकवादी जो आपकी बहस कर रही है मुझसे, क्या मालूम है आपको? चलिए ये बात का मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी हिंसा का। नहीं, गरिमा दसोनी जी किसी भी हिंसा का विरोध होना चाहिए, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे या टीएमसी करे। किसी भी हिंसा का विरोध होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से विरोध करना चाहिए, चाहे टीएमसी के लोग करें, कांग्रेस के लोग करें, बीजेपी के लोग करें। इनको कोई अधिकार नहीं है हिंसा करने की। जी, हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है, हिंसा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और किसी को भी, गरिमा दसोनी जी, किसी को भी हिंसा का पक्ष लेने की भी जरूरत नहीं है। किसी को भी हिंसक व्यक्ति और हिंसा का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। के विश्वदेव राय जी अगर जो अपनी बात रख रहे हैं तो इनको पूरा अधिकार है कि अपनी बात रखेंगे। आप रखिए अपनी बात, के विश्वदेव राय जी अपनी बात रखिए। देवेंद्र जी, ये सब घटनाक्रम देखिए, पहले कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। बिना पढ़े लिखे, बिना जाने समझे आप तो आप पत्रकारों पे आक्षेप लगाना चालू कर देंगे। चलिए ठीक है, हो गया। पत्रकारों पे आक्षेप लगते रहते हैं, उससे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपनी बात रखिए। अजीब बात है। किसी के कह देने से किसी का कोई प्रवक्ता नहीं हो जाता, वो समझ में आएगा जो भी आपको सुनेगा। किसी के कह देने से कोई प्रवक्ता नहीं हो जाता। डबल जिम्मेदारी है पत्रकारों की जिम्मेदारी अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता ना समझाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मंदिर का घंटा बजाने आया था क्या वो बेचारा? जो भाषा है डिबेट की, इनको म्यूट करिए, भाषा में डिबेट नहीं करवाइए। चलिए, समय भी हमारे पास नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो लोकतंत्र का महासंग्राम चल रहा है। सुबह 7 बजे से प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं, लगातार अपडेट बताते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो वास्तव में अप्रत्याशित होती हैं। अग्रेसिव होकर किसी प्रवक्ता को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, किसी डिबेट में आने। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, पत्रकारों पर प्रश्न बड़े खड़े हो रहे हैं। कोई भी बात अगर जो पत्रकार निष्पक्ष होकर के कहना चाहता है तो उसकी मुंह में अपनी जुबान डालने का प्रयास किया जाता है पत्रकारों द्वारा। यह बहुत गलत है। पत्रकार निष्पक्ष होते हैं और होते रहेंगे। हम ये नहीं कहते, हम सबकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो हमारे चैनल पे आते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। और मेरा चैनल भी निष्पक्ष है, किसी प्रवक्ता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। हम अपनी बात अपना खुद रख सकते हैं। हम प्रवक्ताओं को सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि वो अपनी बात शालीनता से यहां रख लें, यह न कहने पाए कि हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन मौका देने का मतलब यह नहीं है कि अपनी मर्यादा भूलना। फिलहाल ये महासंग्राम लगातार जारी रहेगा। जब तक वोटिंग होती रहेगी तब तक ये जारी रहेगा। लगातार अपडेट आपको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़।